नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। हमारे यहाँ खासतौर पे भक्त लोग और दुनिया भर में कई लोग इस बात को लेकर बड़ा खुश हो रहे हैं कि ईरान में महिलाओं के साथ बहुत बुरा होता था, महिलाएं बेचारी बड़ी परेशान थी और अब आयतुल्लाह खामनेई के जाने के बाद महिलाएं पूरी तरह से आजाद हो जाएंगी। ये कौन से लोग हैं, पहले तो यही देखा जाए। अगर महिलाओं की इनको इतनी चिंता है तो जिस पीडोफाइल के चलते ये सारा युद्ध हो रहा है, जिस एप्स्टीन फाइल्स के चलते ये सारा युद्ध हो रहा है, ये सारा तमाशा हो रहा है, जिस एप्स्टीन फाइल के चलते बहुत सारे लोगों का मानना है कि नेतन्याहू ट्रंप को अपने काबू में रखता है, वो तो छोटी छोटी बच्चियों के बारे में था। वहां तो ये नेता, ये बड़े बड़े अमेरिकी और बिजनेसमैन नेता, इंग्लैंड के बिजनेसमैन नेता और जाने कौन कौन एक द्वीप पर जाकर छोटी छोटी बच्चियों के साथ वो हरकतें किया करते थे जो सिर्फ शैतान कर सकता है, या शायद शैतान को भी वो सब करने में डर लगे तो उनकी चिंता ज्यादा करनी चाहिए थी। खैर, एक बात इस जंग में बिल्कुल क्लियर हो गई है। आयतुल्लाह खामनेई की मौत के बाद, उनकी शहादत के बाद जिस तरह से ईरान की बहादुर औरतें सड़क पर उतरी हैं, जिस तरह से ईरान की औरतें कफन ओढ़कर सड़क पर निकली हैं और अपनी निजाम के लिए, अपनी सत्ता के लिए, उन्होंने अपने रहबर के लिए जो समर्थन दिखाया है वो अपने आप में कमाल का है। जिन लोगों को लगता है कि ईरान में अगर किसी ने सिर नहीं ढका तो जाने क्या हो जाएगा, उनके लिए ये वीडियोस आप देख सकते हैं। ये महिला जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, उनके सिर पर कोई पर्दा नहीं है, न हिजाब है, न बुर्का है, न कोई और पर्दा है। और वो कह ये रही है कि ईरान की जनता इजराइल और अमेरिका से आखिरी सांस तक लड़ेगी। एक और लड़की है जिसने बेसबॉल कैप लगाया हुआ है। हमारे यहां भी बहुत सारे, हम लोग भी कई बार जब यंग थे तो फैशन में जो कैप का आगे निकला हुआ हिस्सा होता था उसको पीछे कर देते थे। उसी स्टाइल में इस बच्ची ने भी कैप लगाया हुआ है। ये भी उसी बात को दोहरा रही है। ईरानी लड़कियों के बीच में एक पूरा ट्रेंड चला है और ये ट्रेंड जो है उसमें वो दिखा रही हैं कि किस तरह ईरान की मिसाइलें जाकर इजराइल में गिर रही हैं या फिर अमेरिकन बेसिस पर गिर रही हैं। आज स्पेन का एक वीडियो मैं देख रहा था। स्पेन की संसद के अंदर एक महिला है और वो महिला कह रही है कि फेमिनिज्म के आधार पर ईरान की छोटी छोटी बच्चियों पर हुए हमले को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। याद रखिए, पहला हमला जो हुआ है उसमें 150 से ज्यादा बच्चियों को मारा गया है। वो बच्चियां जो स्कूल जा रही थी, वो बच्चियां जो स्कूल में पढ़ रही थी, उनको मार दिया गया। खून से रंगे हुए उनके बैग सामने आए हैं और ऐसा करने वाले औरतों को आजाद कराने गए हैं। यह सोचना अपने आप में किसी मजाक से बढ़ के है। और अब यह जानकारी सामने आ रही है कि यह हमला अमेरिका ने किया था और बहरीन के बेस से किया था। और जब यह जानकारी सामने आ रही है कि बहरीन के बेस का इस्तेमाल करके अमेरिका ने ईरान के ऊपर वो हमला किया जिसमें 150 से ज्यादा बच्चे मारे गए, लड़कियां मारी गईं, तो मेरा सवाल यह है कि ऐसे में बहरीन के बेस को अगर पूरे गुस्से के साथ ईरान लगातार तबाह कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? अगर आपकी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए होता है तो ईरान को पूरा हक है कि वो उस जमीन पर हमला करे और अपने ऊपर होने वाले हमलों को रोके। आज की खबर यह है कि कतर से सुबह कई सारे धमाके सुने गए हैं। जाहिर है कि कतर में भी जो अमेरिकी बेस का बचा खुचा हिस्सा था उसको भी उड़ा दिया गया है। कर्नल मैकग्रेगर कह ही चुके हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर जितने हमारे बेस हैं उन सारे बेसों को लगभग खत्म किया जा चुका है, जितने रडार हैं उनको तोड़ा जा चुका है। और इस तरह ईरान ने शुरुआत में ही वो बढ़त ले ली है जिससे अमेरिका और इजराइल दोनों भौचक्के हैं कि ये वाली स्ट्रेटजी तो उन्होंने सोची ही नहीं थी। पिछली जो 12 रोजा जंग हुई थी उसमें ईरान ने बहुत कुछ सीखा है। ईरान ने यह देखा था कि वो हमला तो इजराइल पे कर रहा है, लेकिन उसकी मिसाइलें रास्ते में ही कभी कतर रोक ले रहा है, कभी बहरीन रोक ले रहा है, कभी कोई रोक ले रहा है, कभी कोई रोक ले रहा है। उसने देखा कि उसका सारा इंटेलिजेंस, ये सारे जो सेंटर्स हैं, चाहे वो अलुदैद हो, चाहे रियाद का सेंटर हो, चाहे यूएई का सेंटर हो, ये सारे उसकी इंफॉर्मेशंस लगातार इजराइल और अमेरिका को पहुंचा रहे हैं। तो ये जब दुश्मनाना बिहेवियर कर ही रहे थे, और एक बात बहुत क्लियर है, मैंने कई बार ये बात कही है कि अगर अरब मुल्कों में अमेरिका ने बेस बनाया हुआ है, अगर अरब मुल्कों में अमेरिका ने अपने रडार लगाए हुए हैं, अपने इंटरसेप्टर लगाए हुए हैं, तो ये अरब मुल्कों को बचाने के लिए नहीं लगाए हैं। सऊदी अरबिया को ईरान से कोई खतरा नहीं है, यूएई को ईरान से कोई खतरा नहीं है, बहरीन को ईरान से कोई खतरा नहीं है, यहां तक कि कतर को या कुवैत को भी ईरान से कोई खतरा नहीं है।
और यह देखा गया है कि जब वाकई खतरा आया है तो अमेरिका ने इनको बचाने के लिए कुछ नहीं किया। याद दिला दूं, कतर में सीधा हमला किया था इजराइल ने, सीधी मिसाइल मारी थी कतर के अंदर, और अमेरिकन डिफेंस सिस्टम ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने कतर को बचाने की कोशिश नहीं की, उस मिसाइल को रोकने की कोशिश नहीं की। बिना अमेरिका के इजाजत के वो हमला नहीं हुआ था, बिना अमेरिका के जाने वो हमला नहीं हुआ था। लेकिन कतर को तब बताया गया जब उसको रोके जाने का कोई तरीका बचा नहीं था। तो कतर को बचाने के लिए कतर में अमेरिका का बेस नहीं है, सऊदी अरब को बचाने के लिए सऊदी अरब में अमेरिका का बेस नहीं है। अमेरिका का बेस अगर इन मुल्कों में है, अरब मुल्कों में है, तो वो इसलिए है कि इजराइल को बचाया जा सके। इजराइल को चारों तरफ से शील्ड किया गया है कि इजराइल का कोई नुकसान ना हो। और आप जानते ही हैं, सबसे मजेदार यही था कि जब एयर बेसिस पर हमला होना शुरू हुआ और जब इंटरसेप्टर खत्म होने शुरू हुए अमेरिका के, तो बचे खुचे सारे इंटरसेप्टर्स ले जाकर उसने इजराइल में लगा दिया, क्योंकि उसके लिए इजराइल की जान का कीमत तो है, लेकिन अरबों की जान की कोई कीमत नहीं है। 2-4 हजार अगर अरब मर भी जाएं तो अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सारी जो ऊपर से मोहब्बत दिखती है वो इसलिए कि इजराइल सेफ रहे, और इसलिए कि यहां से लाखों करोड़ों डॉलर जो हैं वो अमेरिका को लगातार मिलते रहे। और ये बात शायद धीरे धीरे अरब मुल्कों को भी समझ में आ रही है। अब यह खबर आ रही है कि अरब मुल्क जो अपना इन्वेस्टमेंट अमेरिका में है उसको वहां से हटाकर कहीं और करना चाहते हैं। उनको यह डर है कि अमेरिका की मार्केट जिस तरह से वोलाटाइल है, मैं बताऊं, आज जब अमेरिका में डाउ जोन्स खुला है, वहां का शेयर मार्केट खुला है, तो 800 अंकों की भारी गिरावट देखी गई है। तेल की कीमत बढ़ ही रही है। यह लग ही रहा है कि अमेरिका ने जितनी प्लानिंग की थी, सुबह का वीडियो आज का आप देखिएगा, मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किया था कि अमेरिका ने जितनी प्लानिंग की थी, चाहे वो ईरान के अंदर जनता सड़क पर आकर आयतुल्लाह खामनेई की जगह उनकी सत्ता पलटकर किसी और को बिठा देगी, ये प्लानिंग हो, चाहे कुर्द विद्रोह कर देंगे और कुर्द जो है वो तेहरान पहुंच जाएंगे, ये उनकी प्लानिंग हो, चाहे बलोचों के विद्रोह की प्लानिंग हो, जितनी प्लानिंग थी सब एक एक करके उनकी फेल हो चुकी है और लड़ाई बहुत लंबी खींचने वाली है। ये लड़ाई महंगी भी इनको बहुत ज्यादा पड़ रही है। अगर सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS को माने तो ईरान पर जो पहले 100 घंटों की लड़ाई अमेरिका ने की है उसकी अनुमानित जो कास्ट है वो कास्ट $3.7 बिलियन है, यानी रोज 891.4 मिलियन डॉलर अमेरिका का खर्च हो रहा है। तो जाहिर है कि अमेरिकी इकानमी जो पहले से ही बहुत बुरे शेप में है, आगे और बुरे शेप में जाने वाली है। मजेदार बात यह है कि इजराइल की करेंसी मजबूत हो रही है लेकिन डॉलर कमजोर हो रहा है, क्योंकि इजराइल तो मजे में है। इजराइल के लिए सारी लड़ाई, सारा पैसा अमेरिका खर्च कर रहा है। इजराइल में जो बिल्डिंगें टूट भी रही हैं वो अमेरिका फिर से बनवा देगा, लेकिन अमेरिका का खजाना पूरी तरह से खाली हो रहा है। और शायद यही वजह है कि अरब मुल्कों को अब यह समझ में आ रहा है कि अमेरिका में इन्वेस्ट करने का कोई खास मतलब नहीं है। वो अब अपना इन्वेस्टमेंट अमेरिका से हटाकर कहीं और करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो बेहद मजेदार होगा। यह भी देखना होगा कि ट्रंप इस पर किस तरह से बंदर घुड़की देता है, रिएक्ट करता है। वैसे ट्रंप की बंदर घुड़कियों का कोई जवाब नहीं है। आप जानते हैं ईरान में नया सुप्रीम लीडर चुनने की प्रक्रिया चल रही है। बीच में यह खबर इजराइल ने फैलाई कि जहां सारे लोग बैठे हुए थे, जो ग्रैंड्स जितने इनके हैं, आयतुल्लाह जितने हैं, वो बैठे हुए थे, वहां पर इन्होंने हमला कर दिया और सबको मार दिया। ईरान ने कहा परेशान मत होइए, उस जगह पर कोई मीटिंग ही नहीं थी, हमने उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया था। तो अब ईरान एक प्रोसेस में है नया आयतुल्लाह चुनने के। कई सारे नाम चल रहे हैं, जिसमें खामनेई साहब के जो बेटे हैं उनका नाम भी चल रहा है, अली खुमैनी के जो बेटे थे उनका नाम चल रहा है, और भी कई लोगों का नाम चल रहा है। अब तो वो आपस में मिलकर चुनेंगे कि वहां नया कौन होगा। वो तानाशाही नहीं है कि आयतुल्लाह खामनेई जिसका नाम लिख के चले गए वही अगला बन जाएगा। ये तानाशाही दूसरे अरब मुल्कों में है और कई सारी जगहों पर है, वहां नहीं है। वहां बाकायदा प्रोसेस से अगले जो उनके सुप्रीम लीडर है वो चुने जाते हैं। अब बयान ये आ रहा है ट्रंप का कि मेरा उसमें से होना चाहिए, मैं तय करूंगा कि ईरान का अगला लीडर कौन होगा। अरे भाई, तुमको पूछ कौन रहा है? तुम हो कौन? तुम ईरान में सरकार बदलने गए थे, बदल नहीं पाए। तुम धमकी दे रहे हो कि अब हमारी फौजें ईरान की जमीन पर उतरेंगी। अरागची एक टीवी चैनल पर थे लाइव और उनसे पूछा गया, अरागची आप जानते हैं ईरान के विदेश मंत्री, उनसे पूछा गया
कि अमेरिका कह रहा है कि आपके यहां जमीन पर अपनी सेना उतारेगा, आपको डर नहीं लग रहा? तो उन्होंने कहा डर किस बात का, हम तो चाहते हैं कि वो जमीन पर सेना उतारे, हम पूरी तरह से तैयार हैं। और अली लारिजानी का बयान आया कि बिल्कुल वो जमीन पर आए, हम चाहते हैं अमेरिकी जमीन पर आकर लड़े, वो आएंगे तो अपने पैरों पर लेकिन जाएंगे कॉफिन में। तो ईरान तो तैयार है कि जमीन पर आए। अगर इतिहास आप देखें तो अफगानिस्तान का इतिहास आपके सामने है। लगभग बिना पढ़े लिखे लड़ाके गांव के, जिनके पास कोई मॉडर्न वेपन नहीं था, कंधे पर लॉन्चर रख के रॉकेट चलाते थे, अमेरिका को वो पानी पिलाया कि अरबों खरबों का नुकसान करके अपना एयरबेस छोड़कर भाग गए यहां से अमेरिका के लोग। अब अफगानिस्तान को कितना बेहतर बनाया, कितना बदतर बनाया, वो तो एक अलग बहस है। अफगानिस्तान की औरतों को कितना आजाद किया अमेरिका ने, वो एक अलग बहस है। लेकिन उस बहस से यह समझ में आ जाता है कि अगर ये ईरान में कामयाब हो भी जाते तो ये क्या करते। खैर, उसको छोड़ देते हैं, कामयाब होने की फिलहाल कोई उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। लेकिन इतना तय है कि अगर ट्रंप अमेरिका के सैनिकों को जमीन पर उतारेगा तो यह साबित हो जाएगा कि अब तक के इतिहास में ट्रंप से ज्यादा बेवकूफ राष्ट्रपति अमेरिका में पैदा नहीं हुआ। क्योंकि इनके कॉफिन्स जब जाएंगे लौटकर अमेरिका में तो ट्रंप का जो हाल होगा, ट्रंप के खिलाफ जो माहौल पहले से बना हुआ है, वो माहौल किस कदर खतरनाक हो जाएगा ये ट्रंप शायद सोच भी नहीं पा रहा है। और ईरान जैसे बड़े मुल्क को, ईरान जैसे डाइवर्स मुल्क में सेना भेजकर कोई जीत हासिल कर पाना, ये किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा, अमेरिका के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। तो इस जंग में जीत की सारी संभावनाएं तो खत्म हो चुकी है। वही है, आप आसमान में जितना घुस पाइएगा, B2 बॉम्बर और फला ढिमका बम गिराइएगा, 100 200 400 लोग मारे जाते रहेंगे, कोई बात नहीं। 90 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। इराक ईरान वार में 8 साल में तकरीबन 10 लाख लोग शहीद हुए थे। तो यह भी वार अगर लंबा चलेगा तो लोग मारे जाएंगे। ईरान ये जानता है और ईरान उसके लिए तैयार है। लेकिन जो उसके साथ कोर्सेज होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी ये लड़ाई लंबी चलेगी, अमेरिका के लिए उतनी महंगी होती जाएगी, अमेरिकन इकॉनमी उतनी तबाह होगी। जितनी ये लड़ाई लंबी चलेगी, इजराइल के अंदर तबाही उतनी ही बढ़ेगी। छोटा सा देश है इजराइल, जिसमें 60-70% लोग ऐसे हैं जिनके पास डबल पासपोर्ट है, यानी इंग्लैंड का भी पासपोर्ट है और साथ में इजराइल का भी पासपोर्ट है, अमेरिका का भी पासपोर्ट है, साथ में इजराइल का भी पासपोर्ट है। कईयों के पास तो कई मुल्कों का पासपोर्ट है। तो वो पहला मौका पाते ही जैसे जैसे हालात खतरनाक होंगे, इजराइल से निकल जाएंगे। और जो तबाही होगी वो इजराइल के अपने वजूद पर खतरा होगी। इजराइल के अंदर बहुत लंबे समय तक अगर लड़ाई चलती है तो जो लोग लगातार बंकरों में रह रहे हैं उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बाहर आएंगी और जो जो तमाशा होगा वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तीसरी बात यह कि अगर यह लड़ाई लंबी चलेगी तो अरब मुल्कों के अंदर जो जनता का गुस्सा है वो धीरे धीरे सड़क पर आएगा और कई सारी अरब शाहियां और शहनशाहियां पलट सकती हैं। कई सारे अरब मुल्कों में रिवॉल्यूशन हो सकता है और ऐसी सरकारें सत्ता में आ सकती हैं जो प्रो अमेरिका, प्रो इजराइल ना हो। तो लड़ाई जितनी लंबी चलेगी, ईरान साल भर की लड़ाई की बात तो कर ही रहा है, लेकिन अगर वाकई ये लड़ाई 3-4-6 महीने चल गई तो आप ये समझिए कि अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें पैदा होने वाली हैं। इन्वेस्टमेंट वगैरह तो छोड़ दीजिए, इकॉनमी का सत्यानाश बुरी तरह से होगा। अगर ईरान के सहयोगियों को आप देखिए तो हिजबुल्लाह इस जंग में शामिल हो चुका है। सुबह मैंने बहुत डिटेल में बताया था, अभी मैं आपको इतना बता दूं कि हिजबुल्लाह के शामिल होने पर इजराइल शॉक में है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के शामिल होते ही वही अपनी पुरानी धमकी का इस्तेमाल किया, जो फॉल्ट लाइन है लेबनान के अंदर, उसका इस्तेमाल किया कि अगर हिजबुल्लाह शामिल होता है तो हम ऐसे बम गिराएंगे कि इलाके को पूरे के पूरे रफा की तरह बना देंगे, गजा की तरह बना देंगे। तुरंत हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी किया, एक चेतावनी जारी की कि नॉर्थ में जो इजराइल के नॉर्थ इजराइल में जो लोग रहते हैं वो शहर खाली कर दें, क्योंकि हम उसके ऊपर हमला करने वाले हैं। और सिर्फ चेतावनी नहीं जारी की, हाइफा के ऊपर बम बरसाया, वहां का हवाई अड्डा नाकाम कर दिया और लगातार वो मिसाइलें फेंक रहा है। जिसके बाद इजराइल के टीवी चैनलों पर यह बहस हो रही है कि हमें तो लगा था हिजबुल्लाह खत्म हो गया, हिजबुल्लाह के पास तो अभी भी लॉन्ग रेंज की मिसाइलें। तो हिजबुल्लाह इस जंग में शामिल हो चुका है और वो लगातार नुकसान पहुंचाता रहेगा। जहां तक हूथी का सवाल है, उन्होंने कहा है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं,
मुझे ऐसा लगता है कि अगर यूएई और सऊदी अरबिया कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे तब हूथी को ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा कि एक तरफ वो रेड सी को बंद करे और दूसरी तरफ वो हमले करने शुरू करे, ताकि ये इधर ही उलझ कर रह जाए, ईरान का कोई नुकसान कर ना सके। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि यूएई और सऊदी अरबिया कुछ कुछ कर सकते हैं, ईरानी लोगों की संपत्ति फ्रीज कर दें, ये सब काम कर सकते हैं। हमले जैसी कल्पना वो नहीं कर पाएंगे। यूएई के बारे में बताऊं, 85% लोग बाहर के हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दीगर मुल्कों के, जो कोई देशभक्ति नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने गए हैं। तो अभी तक तो यूएई शांत है, लेकिन अगर वो जंग में किसी तरह से शामिल होता है और हमले शुरू होते हैं तो ये 85% लोगों का बड़ा हिस्सा दुबई छोड़कर भाग जाएगा। बहरीन का मैं कई बार बता चुका हूं कि बहरीन ने अगर ज्यादा हिमाकत करने की कोशिश की वहां के शाह ने, तो बहरीन में 2012 में जो रिवॉल्यूशन फेल हो गया था वो दोबारा हो सकता है और उनकी सत्ता जा सकती है। लगभग ऐसे ही हालात कुवैत में हो सकते हैं और दूसरी जगहों पर हो सकते हैं। इसकी वजह से एक बात क्लियर है कि अरब मुल्क इस लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। साथ में यह खबरें लगातार आ रही हैं कि इजराइल जानबूझकर अरब मुल्कों को इस जंग में शामिल करने के लिए फॉल्स फ्लैग के तहत हमले कर रहा है और ईरान का नाम लगा रहा है। सऊदी अरबिया में मोसाद के 2 एजेंट पकड़े गए हैं, तो ये वाली चाल भी बहुत सफल होती नजर नहीं आ रही है। अगर यूरोप का देखें तो सीधे सीधे स्पेन तो मना ही कर चुका है। इंग्लैंड ने 1 से ज्यादा बार कह दिया कि हम किसी भी हाल में इस जंग में शामिल नहीं होंगे। फ्रांस तैयार नहीं है शामिल होने को, जर्मनी शामिल हो सकता है, उसके अलावा कोई मेजर यूरोपियन मुल्क इस जंग में शामिल होने को तैयार नहीं है। ना ही कनाडा इस जंग में शामिल होने को तैयार है। ऑस्ट्रेलिया का नहीं कहा जा सकता, ऑस्ट्रेलिया इस जंग में शामिल हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो फिलहाल ये लड़ाई बैलेंस भी नहीं है, बल्कि ईरान के पक्ष में है। यह ठीक है कि ईरान के कई सारे शहरों पर बहुत बम गिरा है, लेकिन याद कीजिए वियतनाम पर कितना बम गिरा था, जरा सा मुल्क था, लेकिन अमेरिका को वहां से हार कर भागना पड़ा। अफगानिस्तान पर भी कोई कम बम नहीं गिरा था। आसमान से बम गिरा के लोगों को मारा जा सकता है, जंग नहीं जीती जा सकती। और अमेरिका अपनी ही गलतियों और अपने ही पागलपन के चलते जिस खेल में फंस गया है, वहां से उसका बच के निकल पाना बहुत बड़ी बात होगी। बेहतर यही होगा कि 2-4 दिन बाद ट्रंप साहब अपना सीना और अपनी पीठ दोनों पीटते हुए किसी एक सफलता पर खुद को खुश बताकर इस जंग से बाहर निकल जाएं, वरना इजराइल के चक्कर में अमेरिका तबाह हो जाएगा। और यह बात सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, अमेरिका के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, डेमोक्रेट्स, यहां तक कि रिपब्लिकन भी कह रहे हैं। तो फिलहाल ये हालात हैं। जंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, मैं तो चाहूंगा कल ही रुक जाए, लेकिन फिलहाल रुकने की कोई संभावना दिख नहीं रही। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जो भी अपडेट्स होंगे मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस और लगातार वीडियो आपकी फीड में आते रहें। इसके लिए जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।